लेक्चर 99 जस्ट शट अप। अब आगे एव की कार उसके प्राइवेट बंगले की तरफ जा रही थी और अदन एव सिमी को पकड़े बैठा था क्योंकि सिमी ने उसे बहुत परेशान कर रखा था और एव पूरा चिढ़ा हुआ था। एव ने सिमी को उसकी कमर से जकड़ रखा था और उसके दोनों छोटे छोटे हाथों को पकड़ रखा था और सिमी उससे खुद को छुड़ाते हुए नशे में चिल्लाते हुए बोली, बचाओ बचाओ मुझे, ये मुझे कहीं लेकर जा रहा है, हबी मुझे बचाओ आकर। उद्धरण चिन्ह। वो यही सब नशे में बोले जा रही थी। एव का तो सर ही फटा जा रहा था। अब वो उसे डांटते हुए बोला, जस्ट शट अप, कितनी बार बोला मैंने कि मैं ही तुम्हारा हबी हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता क्या। सिमी उसकी बात पर पाउट करते हुए उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए नशे में बोली, नहीं मेरे सिर्फ एक ही हबी है, पर तुम मुझे इस समय तीन तीन नजर आ रहे हो। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो सिसकने लगती है और एव का तो अब मन ये कर रहा था कि वो अभी इसी वक्त अपना सर फोड़ ले, क्योंकि न वो वाइन खुद के लिए ऑर्डर करता और न उसकी शैतान वाइफ यूज पीती। एव उसे और टाइट पकड़ते हुए गुस्से से बोला, तुम एक बार घर चलो, मैं वहां तुम्हें बताता हूँ कि मैं 3 या 1-3 के बराबर हूँ। उसकी बात का तो जैसे सिमी पर असर ही नहीं हुआ। वो जब खुद को एव की मजबूत बाहों से छुड़ा नहीं पाती तो वो अपने छोटे छोटे दांतों से एव के हाथ पर तेज से काट लेती है। एव को तो जैसे उसके इतने तेज काटने से फर्क ही नहीं पड़ा। उसने अपने हाथ को देखा जहां छोटे छोटे दांत के अब निशान थे। एव उस निशान को देखकर एक गहरी सांस लेकर गुस्से से ड्राइवर से बोला, क्या तुम मरना चाहते हो जो इतने धीरे कार ड्राइव कर रहे हो। अपने बॉस की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर वो ड्राइवर और तेज कार चलाने लगा। जाहिर सी बात थी उसे मरना नहीं था। सिमी पर अब और नशा चढ़ चुका था। वो एव के चेहरे के करीब जाते हुए उससे क्यूट सी आवाज में हंसकर उसके गालों को खींचते हुए बोली, अरे आप ही तो मेरे हबी हो। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो उसके सीने से लगकर प्यार से नशे में बोली, हबी आप कहाँ चले गए थे, आपको पता है कोई मुझे लेकर जा रहा था अपने साथ और मैं तो आपके बिना थोड़ी देर भी नहीं रह सकती। उद्धरण चिन्ह। उसे अपना पनिश करना। ये कहकर वो उसके ट्रिम सेव किए हुए गाल पर किस कर लेती है। एव तो बिल्कुल हैरान था अपनी छोटी सी वाइफ की इन सब हरकतों से। वो उसके चेहरे को अपने सीने से निकालकर उसकी आंखों में देखते हुए बड़े ही जुनून के साथ बोला, लिटिल वाइफी, मैं उन सबको पनिश करूंगा जो मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि तुम मेरी किस्मत में लिख चुकी हो, क्योंकि मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सिमी भी नशे में थी, जिस वजह से वो भी उसके कॉलर को पकड़कर उसकी गोद में बैठी रहती है। कार का माहौल गर्म हो चुका था और एव लगातार सिमी को किस किए जा रहा था। उसका कंट्रोल अब खो चुका था खुद पर से और वो अब बस सिमी के साथ वो सब कर लेना चाहता था जो उसका मन था। कुछ ही देर में उनकी कार बंगले के बाहर आकर रुकती है। कार रुकते ही एव रुकता है और वो बिना देर किए सिमी को अपनी गोद में लिए ही कार से बाहर निकलता है और बंगले के अंदर जाता है। एव उस आलिशान बंगले में अकेला था और वो यूरोपियन टाइप सोफा होने की वजह से वो काफी बड़ा था, जिस वजह से एव आराम से सिमी को अपनी बाहों में समेटे सो जाता है। अब आगे एव की कार उसके प्राइवेट बंगले की तरफ जा रही थी और अदन एव सिमी को पकड़े बैठा था क्योंकि सिमी ने उसे बहुत परेशान कर रखा था और एव पूरा चिढ़ा हुआ था। एव ने सिमी को उसकी कमर से जकड़ रखा था और उसके दोनों छोटे छोटे हाथों को पकड़ रखा था और सिमी उससे खुद को छुड़ाते हुए नशे में चिल्लाते हुए बोली, बचाओ बचाओ मुझे, ये मुझे कहीं लेकर जा रहा है, हबी मुझे बचाओ आकर। उद्धरण चिन्ह। वो यही सब नशे में बोले जा रही थी। एव का तो सर ही फटा जा रहा था। अब वो उसे डांटते हुए बोला, जस्ट शट अप, कितनी बार बोला मैंने कि मैं ही तुम्हारा हबी हूँ, तुम्हें समझ नहीं आता क्या। सिमी उसकी बात पर पाउट करते हुए उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरते हुए नशे में बोली, नहीं मेरे सिर्फ एक ही हबी है, पर तुम मुझे इस समय 3-3 नजर आ रहे हो। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो सिसकने लगती है और एव का तो अब मन ये कर रहा था कि वो अभी इसी वक्त अपना सर फोड़ ले, क्योंकि न वो वाइन खुद के लिए ऑर्डर करता और न उसकी शैतान वाइफ यूज पीती। एव उसे और टाइट पकड़ते हुए गुस्से से बोला, तुम एक बार घर
चलो मैं वहाँ तुम्हें बताता हूँ कि मैं 3 या 1-3 के बराबर हूँ। उसकी बात का तो जैसे सिमी पर असर ही नहीं हुआ। वो जब खुद को एव की मजबूत बाहों से छुड़ा नहीं पाती तो वो अपने छोटे छोटे दांतों से एव के हाथ पर तेज से काट लेती है। एव को तो जैसे उसके इतने तेज काटने से फर्क ही नहीं पड़ा। उसने अपने हाथ को देखा जहां छोटे छोटे दांत के अब निशान थे। एव उस निशान को देखकर एक गहरी सांस लेकर गुस्से से ड्राइवर से बोला, क्या तुम मरना चाहते हो जो इतने धीरे कार ड्राइव कर रहे हो? अपने बॉस की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर वो ड्राइवर और तेज कार चलाने लगा। जाहिर सी बात थी उसे मरना नहीं था। सिमी पर अब और नशा चढ़ चुका था। वो एव के चेहरे के करीब जाते हुए उससे क्यूट सी आवाज में हंसकर उसके गालों को खींचते हुए बोली, अरे आप ही तो मेरे हबी हो। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वो उसके सीने से लगकर प्यार से नशे में बोली, हबी आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है कोई मुझे लेकर जा रहा था अपने साथ और मैं तो आपके बिना थोड़ी देर भी नहीं रह सकती। उद्धरण चिन्ह। उसे अपना पनिश करना। ये कहकर वो उसके ट्रिम सेव किए हुए गाल पर किस कर लेती है। एव तो बिल्कुल हैरान था अपनी छोटी सी वाइफ की इन सब हरकतों से। वो उसके चेहरे को अपने सीने से निकालकर उसकी आंखों में देखते हुए बड़े ही जुनून के साथ बोला, लिटिल वाइफी मैं उन सबको पनिश करूंगा जो मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश करेगा। क्योंकि तुम मेरी किस्मत में लिख चुकी हो। क्योंकि मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सिमी भी नशे में थी जिस वजह से वो भी उसके कॉलर को पकड़कर उसकी गोद में बैठी रहती है। कार का माहौल गर्म हो चुका था और एव लगातार सिमी को किस किए जा रहा था। उसका कंट्रोल अब खो चुका था खुद पर से और वो अब बस सिमी के साथ वो सब कर लेना चाहता था जो उसका मन था। कुछ ही देर में उनकी कार बंगले के बाहर आकर रुकती है। कार रुकते ही एव रुकता है और वो बिना देर किए सिमी को अपनी गोद में लिए ही कार से बाहर निकलता है और बंगले के अंदर जाता है। एव उस आलिशान बंगले में अकेला था और वो यूरोपियन टाइप सोफा होने की वजह से वो काफी बड़ा था जिस वजह से एव आराम से सिमी को अपनी बाहों में समेटे सो जाता है। 100 सिम्हिका का किडनैप होना। अब आगे। अगली सुबह के 7 बजे एव की नींद खुलती है और वो जब उठता है तो देखता है कि उसकी बाहों में एक क्यूट सी लड़की जो पूरी थकी हुई सी थी। वो बहुत सुकून से सो रही थी। सिमी नेक्स्ट थी जिस वजह से एव उसे अपनी बाहों में उठाते हुए रूम में ले जाता है। सिमी तो इतनी गहरी नींद में थी कि उसे कोई होशो हवास ही नहीं था। एव सिमी को बेडरूम में ले आता है और उसे बेड पर अच्छे से लिटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। फिर झुककर उसके छोटे से मासूम से चेहरे पर किस कर लेता है। उसके बाद वो सीधे वॉशरूम जाता है। आज वर्कडे था जिससे उसे अब आज ऑफिस जाना था। कॉलेज वो बहुत कम ही जा पाता था अपने काम के चक्कर में। वो सबसे पहले नॉर्मल कपड़े पहनकर सिमी के नीचे किचन एरिया में जाता है क्योंकि उसने यहाँ सर्वेंट नहीं रखे थे जिस वजह से उसे ही सिमी और खुद के लिए कुछ हेल्थी ब्रेकफास्ट बनाना था। वो काफ़ी फ्रेश फील कर रहा था। वो किचन में सबसे पहले खुद के लिए एक हॉट ब्लैक कॉफ़ी बनाता है और फ़ोन में ही अपने शेयर मार्केट्स के बजट को चेक करते हुए वहीं कॉफ़ी पीने लगता है। फिर कुछ देर बाद वो ओट्स और गर्म सूप बनाता है जो सिमी के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव था। वो सब बनाकर वहीं डाइनिंग टेबल पर सारा कुछ रखकर ऊपर रूम जाता है सिमी को लेने क्योंकि उसको कथक क्लास भी जाना था और कॉलेज भी। वो जब रूम में आता है तो सिमी तकिए में अपना छोटा सा मुंह घुसाए सो रही थी। एव हल्की सी स्माइल करते हुए उसके पास जाता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। सिमी एव की बाहों में जाते ही उसमें कंफर्टेबल होकर और अच्छे से सो जाती है और एव उसे घूरने लगता है और फिर वो उसे वॉशरूम में लेकर जाता है और उसे बाथटब में बैठा देता है। पानी ऑटोमेटिक उसमें आने लगता है और गर्म पानी पड़ने से सिमी की नींद खुलने लगती है और वो अचानक से उठकर चिल्लाते हुए बोली, बचाओ बचाओ मैं डूब रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। एव वहीं अपने हाथों को फोल्ड किए उसकी हरकतें देख रहा था। उसके ऐसे चिल्लाने पर एव उसके ऊपर हैंडल से पानी को डालते हुए बोला, उठ जाओ तुम्हें कॉलेज नहीं जाना क्या? चेहरे पर पानी पड़ने से सिमी अपनी नींद भरी बड़ी बड़ी आंखें खोलते हुए एव को घूरने लगती है पर एव को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे फोर्सफुली अच्छे से शॉवर दिलवाता है।
फिर कुछ ही देर में वो दोनों रेडी होकर नीचे आते हैं। सिमी को अपने बॉडी में दर्द महसूस हो रहा था, जिससे उसे कल रात का ये तो पता चल गया था कि उसके साथ उसके मॉन्स्टर ने क्या किया था। वो डाइनिंग टेबल के चेयर पर बैठते हुए एव से मुंह फुलाकर बच्चों जैसे बोली, अभी मुझे दर्द हो रहा है और मेरा अभी कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, मुझे सोना है। उसकी बात सुनकर एव शैतानी स्माइल करते हुए बोला, क्या सच में तुम्हें सोना है? सिमी उसकी बात का मतलब न समझते हुए मासूमियत से बोली, हाँ अभी। एव अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए बोला, ये प्लान हम अब रात में बनाएंगे, बाकी अभी तुम ब्रेकफास्ट करके इन पिल्स को खा लो जिससे तुम्हें बेटर फील होगा। उसकी बात पर सिमी को ध्यान आता है कि उसे अभी कथक की प्रैक्टिस भी तो करनी थी, इसलिए वो फिर बिना कोई टेंटरम किए जल्दी जल्दी सब खा लेती है, फिर दवा भी खा लेती है और गुड लक से उसका दर्द भी खत्म हो जाता है, क्योंकि एव ने स्पेशली ये दवा मंगवाई थी उसके लिए। कुछ ही देर में एव सिमी को कॉलेज छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ एक कॉटेज में एक लड़का अपना सर झुकाए बैठा हुआ था और उसके सामने बैठा लड़का उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुमने हम सबका नाम मिट्टी में मिला दिया है, आखिर तुम किसी से पिटकर कैसे आ सकते हो? वो राहुल का भाई था जो किसी गुंडे से कम नहीं था। राहुल उसके आगे गुस्से और उदासी के मिक्स एक्सप्रेशन के साथ बोला, भाई उस लड़की ने पहले मुझे रिजेक्ट किया और फिर जब मैं उसे मनाने जा रहा था तभी उस लड़के ने पीछे से मुझ पर हमला कर दिया, इसलिए मुझे लग गई और वो बच गया। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सरस जो राहुल का गुंडा भाई था वो कुछ सोचकर बोला, अच्छा तो लड़की का मैटर है, इसका मतलब तो ये है कि वो लड़का उस लड़की को पसंद करता है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर राहुल गुस्से से बोला, भाई आप क्या पसंद ना पसंद लगा रखे हो, मुझे ये सब नहीं जानना, मुझे बस उस लड़के से बदला चाहिए हो गया। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर सरस ने एविल स्माइल करते हुए कहा, छोटे तू परेशान मत हो, हम उस लड़की को ही उठा लेंगे और फिर उस लड़के को तड़पाएंगे, तब देखता हूँ कि कैसे उसकी अकड़ नहीं टूटती। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर राहुल भी एविल स्माइल करते हुए बोला, आप ग्रेट हो भाई, मैं अभी कॉलेज जाकर बताता हूँ कि वो कहाँ है और आपको कैसे उसे किडनैप करना होगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर राहुल वहां से तुरंत निकल जाता है। और वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में इत्तेफाक से आज शिवी और सिमी ने एक ही कलर का ड्रेस पहन रखा था, जिसका कलर ग्रे था। सिमी ने ग्रे कलर की कुर्ती तो वहीं शिवी ने ग्रे कलर का टॉप पहन रखा था। सभी क्लास अटेंड कर रहे थे। थर्ड पीरियड में सबका अलग अलग था। वीर और धैर्य बात करते हुए अपने क्लास में जा रहे थे कि वीर को कोई जाना पहचाना चेहरा दिखता है और वो धैर्य को आगे चलने को बोलकर उस तरफ बढ़ जाता है। वहां दो सीनियर लड़के एक लड़की को तंग कर रहे थे। वीर उन सब के पास जाते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो तुम सब, क्यों इसे परेशान कर रहे हो? वीर की बात सुन वो लड़के तुरंत उस लड़की से दूर हटते हुए वीर से सॉरी बोलकर निकल गए। और वो लड़की जब वीर को वहां देखती है तो रोते हुए उसके गले से लगते हुए बोली, वीर सर आपने मुझे बचा लिया, थैंक यू सो मच सर। वीर को उसके गले लगने से एक अलग ही फीलिंग आ गई जो आज तक कभी नहीं आई। उसे रिया का टच काफी अच्छा लग रहा था, इसलिए वो भी उसे अपने आप ही हग कर लेता है। रिया को जैसे ही ये फील होता है उसका फेस खुशी से चमकने लगता है। वहीं धैर्य के क्लास में धैर्य चिक्की के बाल खींचते हुए इसे शिवी के पास से उठाते हुए बोला, चिक्की तुम उठोई कि नहीं इस सीट से? उद्धरण चिन्ह। चिक्की अपने बाल को छुड़ाते हुए गुस्से से बोली, मैं नहीं उठूंगी भैया, आप कहीं और बैठ जाओ, कितनी सारी सीट्स खाली है। उद्धरण चिन्ह। शिवी उन भाई बहनों की टॉम एंड जेरी टाइप लड़ाई को काफी एंजॉय कर रही थी। धैर्य उसकी बात पर गुस्से से बोला, देखो चिक्की, मुझे टीचर को उनके फ्रंट वाले सीट पर बैठकर देखना है, इसलिए मुझे फोकस के लिए यहाँ बैठने दो। उद्धरण चिन्ह। चिक्की उसकी बात पर भड़कते हुए बोली, सब पता है मुझे कि आपको कहाँ फोकस करना है, इसलिए बहाने मत बनाओ और लो बैठो, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ, ये कहकर वो मुंह बनाते हुए उसके साइड वाले डेस्क पर चली जाती है। और सिवी जल्दी से उसे रोकने की कोशिश करती है, पर तब तक धैर्य शिवी के पास आ जाता है और शिवी चुप हो जाती है।
चिक्की मुंह फुलाकर धैर्य वाले डेस्क पर बैठी थी कि तभी उसे उस डेस्क पर एक एक्सपेंसिव चॉकलेट का बॉक्स दिखता है। चिक्की उसे देखते ही खुशी से धैर्य से बोली, ओ मेरे पागल भैयू, आप कितने अच्छे हो, लव यू। ये कहकर वो उस चॉकलेट को खाने लगती है और धैर्य सोच में पड़ जाता है कि अभी अभी चिक्की ने उसकी तारीफ की है या मजाक उड़ाया है। और वहीं शिवी को हंसी आ जाती है। वो चॉकलेट धैर्य ने रखा था चिक्की के लिए क्योंकि उसे पता था कि उसकी बहन ऐसे ही मुंह फुला लेगी। इसी तरह उन सब की क्लास स्टार्ट होती है, पर कोई था जो उन सब को इतना हंसते मुस्कुराते देख अंदर ही अंदर जले जा रहा था। वो राहुल था। क्लास खत्म होने के बाद राहुल तुरंत अपने भाई से कॉल पर बोला, भाई आप आ जाओ और मैं उस लड़की की पहचान बता देता हूँ और फोटो भी भेज देता हूँ, आप उसे उठा लो तुरंत। उद्धरण चिन्ह। उधर से सरस बोला, हाँ भेजो, हम सब निकल रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर राहुल जल्दी से शिवी की एक पिक सरस को सेंड कर देता है, पर सरस के फ़ोन में नेटवर्क नहीं था जिस वजह से फ़ोटो दिख नहीं रही थी, बस उसमें उसकी पहचान लिखी थी जिसमें लिखा था कि उस लड़की ने ग्रे कलर की ड्रेस पहन रखी है। सरस बस वहीं पढ़कर कॉलेज चलने का अपने आदमियों से इशारा करता है। उसके बाद वो फ़ोन को बिना फ़ोटो देखे अपने पॉकेट में रख लेता है क्योंकि वहाँ वैसे भी नेटवर्क नहीं था। उधर अब लंच टाइम हो गया था और सभी कैंटीन में थे। शिविन और सात्विक काम से बाहर गए हुए थे। सिमी भूखड़ की तरह सब कुछ खाए पड़ी थी। तभी और सब उसे घूर घूर कर आराम से खा रहे थे, पर सिमी को कहाँ उन सब से फर्क पड़ने वाला था। वो तो आराम से अपने छोटे से मुंह में बर्गर के बड़े बड़े बाइट ठूसे पड़ी थी। उन सब का जब लंच खत्म हो जाता है तो सभी वापस अपने क्लास आते हैं और तभी शिवी के पास शिविन का एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मॉम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम घर चली जाओ, मैं बाहर हूँ और तुम्हारे लिए मैंने कार भिजवा दी है। उद्धरण चिन्ह। शिवी उस मैसेज को पढ़कर परेशान हो जाती है और टीचर और बाकी सभी से बताकर अपने घर चली जाती है। सभी उसके और उसकी मॉम के लिए टेंस थे। लंबे सेशन के बाद कॉलेज आवर खत्म होता है तो सभी कॉलेज के बाहर निकलने लगते हैं। सिमी को वॉशरूम जाना था जिस वजह से वो सबसे थोड़ी देर रुकने को बोलकर वॉशरूम चली जाती है। कॉलेज पूरा खाली हो चुका था अब तक। सिमी वॉशरूम की तरफ जा ही रही थी कि 2-3 आदमी उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। सिमी एकदम चौंक जाती है अचानक से और वो जैसे ही कुछ कहने को हुई कोई उसे क्लोरीफॉर्म सूंघा देता है और सिमी वहीं सरस की बाहों में बेहोश होकर झूल जाती है और सरस तो एक पल सिमी की खूबसूरती में खो सा जाता है, पर उसके आदमी जल्दी से उसे बुलाते हैं और सरस होश में आकर सिमी को उठाकर अपने अड्डे पर ले जाता है। तो क्या बच पाएगी सिमी इन गुंडों से और क्या सरस कुछ करेगा सिमी के साथ और क्या बचा पाएगा एव अपनी लिटिल वाइफी को? जानने के लिए पढ़ते रहिए।